गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे फर्स्ट ईयर आपका पेपर है पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी अक्षांश रेखाएं। आपके जो ये कंटेंट की यूनिट है बीएड फर्स्ट ईयर में, यूनिट थर्ड जो है वो बिल्कुल आपकी टोटली किसकी है, कंटेंट की है, यूनिट थर्ड, जिसमें आपको सिर्फ क्या दे रखा है, ज्योग्राफी का कंटेंट दे रखा है। भौतिक प्रदेश आएंगे, हम ये कह सकते हैं जलवायु है या जलमंडल आएगा, जलवायु आएगी, मौसम और जलवायु में अंतर आएगा, अक्षांश देशांतर रेखाएं आएंगी, मृदा मंडल आएगा, चट्टानें आएंगी। मतलब टोटली जितना भी इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैटर जो दे रखा है, वो टोटल जो मैटर दे रखा है वो क्या, कौन सा दे रखा है, कंटेंट का मैटर दे रखा है आपको। नोट मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपने बीए में और 12th में ज्योग्राफी पढ़ी है, उस ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका कंटेंट का मैटर इसके अंतर्गत दे रखा है। जिसमें आपके सबसे पहले है, आज आपका टॉपिक में जो स्टार्ट करने जा रही हूँ, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं आप सब जानते होंगे किसे किसे कहते हैं। विषुवत पर या दो समान रेखाओं पर जो हम दूरी बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम अक्षांश रेखा या देशांतर रेखाएं क्यों बनाते हैं? पृथ्वी पर कहीं पे भी हम किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की जब दूरी नापते हैं और वो जो दूरी नापी जाती है, उस दूरी को नापने के बाद में हम उसमें क्या करते हैं, उसी आधार पर हम किसी भी जगह का समय, उसकी दूरी, उस समय उस तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय, हम सारी चीज़ों को किसके अनुसार निर्धारित करते हैं, इसी चीज़ के अनुसार निर्धारित करते हैं। मतलब पृथ्वी पर किसी भी, पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु या स्थान की स्थिति अक्षांश हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से बता सकते हैं। एक लाइन में अगर हम इसको लिखा जाए कि पृथ्वी की सतह से किसी भी बिंदु या स्थान की स्थिति को अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। क्या किया जाता है कि पृथ्वी की सतह से किसी भी बिंदु या स्थान की स्थिति को हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या बता सकते हैं, प्रत्येक डिग्री को, क्योंकि इसमें जब नापी जाती है, जो दूरी नापी जाती है, प्रत्येक दूरी को डिग्री में मापा जाता है। जब हम नापते हैं, जो डिग्री में नापते हैं, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 130 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इस तरीके से हम नापते हैं इस पूरे कोण की दूरी को। ऐसे तो हम कोई नाप नहीं सकते, तो प्रत्येक दूरी को किसके अंतर्गत नापा जाता है, डिग्री के अंतर्गत नापा जाता है। अब इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक डिग्री जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है, प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में व प्रत्येक मिनट व प्रत्येक मिनट को 60 सेकेंड, किसमें दर्शाते हैं हम, प्रत्येक मिनट को 60 सेकेंड में विभाजित किया
जाता है। किसके अंतर्गत विभाजित किया जाता है? प्रत्येक जो डिग्री होती है वो 60 मिनट में, और जो प्रत्येक मिनट होता है वो किसमें होता है? 60 सेकंड में विभाजित कर दिया जाता है। इसके आधार पर जो ये रेखाओं का जाल बनता है उसको ग्रिड कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। मतलब पूरे उसको क्या कहा जाएगा? ग्रिड कहा जाएगा। किसको? अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को। सपोज मान लो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड के आधार पर किसी स्थान की दूरी को किस तरीके से नापा जाता है? तो भी आपका जो आंसर आएगा वो किसके आधार पर आएगा? अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर ही आएगा, क्योंकि उसके अलावा उसको नहीं आ सकता है। अब सबसे मेन, जब हम अक्षांश देशांतर रेखाओं को निर्धारित करते हैं तो हम पृथ्वी जब देखते हैं, ग्लोब हमने देखा है, ग्लोब का क्या होता है? एक अक्ष और कक्ष होता है जिसके ऊपर वो टिका हुआ होता है, जिसके नीचे की दूरी होती है। तो अब अक्ष क्या होता है? सपोज मान लो ये गोला है, ये जो गोला है इस पे टिका हुआ है, ये क्या है? इसका अक्ष है। तो अब अक्ष क्या होता है? सबसे में हम अक्षांश रेखाओं को पढ़ने से पहले क्या देखेंगे कि अक्ष। अब अक्ष क्या है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों के बीच की में जो एक काल्पनिक रेखा है, जो हम ये रेखाएं खींचते हैं कि हमने यहाँ से क्या करा? अक्षांश रेखा इस तरीके से दो भागों में उसको बांटा हमने। यहाँ हमने लिख दिया उत्तरी ध्रुव और यहाँ हमने लिख दिया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब इस पे जितनी भी रेखाएं हम बना रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच तो हम नाप के भी रहे, लेकिन फिर भी वो क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब पर अक्षांश देशांतर रेखाएं जो खींची हुई होती है, बहुत सारी रेखाएं खींची होती है, सारी काल्पनिक रेखाएं खींची हुई होती है। उन सभी काल्पनिक रेखाओं को, या हम ये कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उसका जो मध्य बिंदु होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो बिंदु है इसको क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है, जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का ग्लोब बिट जो टिका होता है ना, ग्लोब जो टिका है, ग्लोब के जो नीचे की जो टिकने की स्थिति होती है उसको भी हम अक्ष कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को एक काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है, जिसके मध्य बिंदु को अक्ष कहा जाता है। यह अक्ष रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। क्या करती है? दो बराबर भागों में। अब सपोज मान लो यहाँ से भी हम खींचेंगे तो दो इक्वल भागों में डिवाइडेड करा, यहाँ से भी जो हमने खींचा उसको दो इक्वल भागों में डिवाइडेड करा, मतलब यहाँ पर भी हमने 180 डिग्री रखते हैं, यहाँ पर भी 180 डिग्री करते हैं। पूरे गोले को अगर हम नापते हैं तो 360 डिग्री है, इसको हम नापते हैं। अगर हम इसको आधा नाप रहे हैं तो इसको हम 180 डिग्री नापते हैं।
और नीचे वाले को 180 डिग्री नापते हैं, यहाँ से हम नापते हैं तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पूरे अक्ष को हम अगर जो दो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटा जा रहा है तो इक्वल पार्ट्स में बांटने के कारण वो क्या होता है, वो उसका अक्ष कहा जाता है। और जो अक्ष होता है या जो अक्ष की जो रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी को क्या करती है, दो इक्वल भागों में या बराबर भागों में विभक्त करती है। कभी भी हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 360 डिग्री से ये कोई गोला ऊपर चले जाता है, कोई डिग्री नीचे आ जाती है, यहाँ से हम 0 डिग्री काउंट करते हैं, यहाँ से भी हम 0 डिग्री काउंट करते चलते हैं, यहाँ पर भी हम 0 डिग्री 90 डिग्री काउंट करें, नीचे भी हम 90 डिग्री काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे वृत्त को या पूरे गोले को हम क्या करते हैं, जो भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो रेखाएं खींची जाती है ना, वो रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में इक्वल भाग में बांटती ही विभक्त करती है, उसको हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है अक्ष की। उत्तर से दक्षिण ध्रुव में जितनी भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं वो काल्पनिक रेखाएं जो बीच का भाग होता है उसको अक्ष कहा जाता है, और अक्ष पृथ्वी को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अब हम ये कहेंगे कि अक्षांश, मैं अक्षांश आज पूरा नहीं कंप्लीट कराऊंगी आपको कल, क्योंकि अक्षांश समझाना इतना इजी नहीं है, कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। अक्षांश, अक्षांश के लिए सबसे पहली बात कही जाएगी विषुवत रेखा को आधार मानकर उसके उत्तर या दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत को आधार मानकर, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा को हम आधार मानकर क्या कर रहे हैं, जो भी हम मान रहे हैं इसको आधार मान रहे हैं, इसके उत्तर या दक्षिण, ये उत्तर ये दक्षिण में मापी गई जितनी भी कोणीय दूरी है, जितने भी हम कोण नापते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और समान अक्षांशों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जितने भी ध्रुवों को मिला रही हैं, दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती हैं, उन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। फिर हम सेकंड बात इसके अंतर्गत लिखेंगे, मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा कल समझाऊंगी कि क्योंकि इसमें आपको भूमध्य रेखा समझानी पड़ेगी, मकर रेखा आएगी, कर्क रेखा आएगी, उसके बाद हम पूरी अक्षांश रेखा को समझ सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि सभी अक्षांश क्या होते हैं, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं,
सभी अक्षांश रेखाएं, हम ये अक्षांश है, अब इस अक्षांश रेखाएं जब हम खींचेंगे तो अक्षांश रेखाएं इसी तरीके से खींची जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से खींची जाती हैं, उसके अलावा तो नहीं खींची जाती है इस तरीके से। तो जितनी भी ये रेखाएं खींची जा रही हैं वो क्या खींची जा रही है, विषुवत रेखा के समांतर खींची जा रही हैं, अलग से नहीं खींची जा रही। इसी ये विषुवत रेखा को ही आधार मानकर इसके समांतर ही ये रेखाएं खींची जाती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इन रेखाओं को क्षैतिज रेखाएं भी कहते हैं। फिर तीसरी डेफिनेशन वो लिखेंगे हम, ग्लोब पर अक्षांश, ग्लोब पर अक्षांश समांतर व्रत के समान प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, ग्लोब पर अक्षांश समांतर व्रत के समान प्रतीत होते हैं। व्रत के समान ही प्रतीत होंगे, अर्धव्रत हम इसको कह सकते हैं, जिसपे भी अक्षांश की रेखाएं जो बनती हैं वो क्या बनाती हैं, अर्धव्रत बनाती है, आधा व्रत बनाती हुई खींची जाती है, समांतर खींची जाती हैं, इसलिए इसको समान प्रतीत होती है। फिर उसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये निर्मित होती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं, दो अक्षांश है, इन दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर रखी जाती है, 111 किलोमीटर से ना कम होती है ना ज्यादा होती है। और फिर है सेकंड की विषुवत रेखा से उत्तर व दक्षिण तक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। कहाँ तक खींची जाती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब हम जब अक्षांश रेखाएं खींचते हैं तो ये विषुवत रेखा है विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। इस विषुवत रेखा से दक्षिण में खींची जाएगी तो ये 90 डिग्री तक खींची जा रही है 0 डिग्री से, और उत्तर में भी खींची जाएगी तो ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही खींची जाती है। इसलिए लिखा गया है कि अक्षांश रेखाएं जो खींची जाती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक खींची जाती है। सपोज मान लो कोई आपके कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि अक्षांश रेखाएं कहां से कहां तक खींची जाती है, तो अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में भी 0 से 90 डिग्री खींची जाएगी और दक्षिण में भी 0 डिग्री से 90 डिग्री ही खींची जाती है। इसके आगे का मैं आपको मैटर कल समझाती हूँ, अक्षांश रेखाओं को कल मैं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।